स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस समय चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर एक्सप्लेन कर रहा हूं। पिछले लेक्चर्स में मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई, एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 भी मैंने आपको बताया। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर्स की। कोऑर्डिनेटर क्या होता है? एक पॉलीगन है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं, जैसे 4 वर्टिसेस हैं इसको ये 4 एंगल्स होते हैं और ये 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड 4 एंगल 4 वर्टिक्स। इस टाइप का जो भी बाउंडेड फिगर होता है उसको हम एक कोऑर्डिनेटर कहते हैं। आज हम बात करेंगे कितने तरीके के कोऑर्डिनेटर्स हो सकते हैं। तो 2 तरीके के कोऑर्डिनेटर्स, 2 बातें बहुत ज्यादा आप लोगों ने पढ़ी होंगी। एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल और स्क्वायर, और छोटे क्लासेस से आप लोगों को बताया जाता है। रेक्टेंगल क्या है? जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, जैसे ये साइड इस साइड के इक्वल होती है और ये साइड इस साइड के इक्वल होती है, और इसमें सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। हालांकि और भी कंडीशंस होती हैं, जैसे अपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। इसके अलावा इसकी जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल, एक पॉइंट। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे अगर हम मान ली ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल और इधर वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल, मतलब डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं, अपोजिट साइड्स इसमें इक्वल होती हैं, ये इक्वल है, ये भी इक्वल होती है, और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, और जितने भी एंगल्स होते हैं वो सबके सब 90 डिग्री के होते हैं। इतनी सारी प्रॉपर्टीज इसमें होती है। बिल्कुल यही प्रॉपर्टीज लगभग होती हैं स्क्वायर में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे इसमें हमने कहा अपोजिट साइड्स आर इक्वल रेक्टेंगल में, स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल होती है, बाकी सभी प्रॉपर्टीज सेम, थोड़ा सा चेंज। जैसे हमने कहा कि इसकी सभी साइड इक्वल होती है स्क्वायर में, ये स्क्वायर है, मैं इसकी बात कर रहा हूं स्क्वायर की। इसमें सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, रेक्टेंगल में भी होते हैं। इसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में भी डायगोनल इक्वल होते हैं। बस फर्क क्या होता है? रेक्टेंगल में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, सिर्फ एक बात मैंने बताई। लेकिन यहां पर क्या होता है, स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। मतलब बाइसेक्ट करने के साथ साथ ये 90 डिग्री का एंगल भी यहां पर बनाते हैं। एक ही एडिशनल प्रॉपर्टी है इसमें। अब आप ध्यान से देखें, अगर हमने कहा कि रेक्टेंगल्स की अगर हम बात करते हैं तो रेक्टेंगल्स में हमने कहा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक, वो स्क्वायर में भी होती है। हमने कहा ऑल एंगल्स 90 डिग्री, तो स्क्वायर उसमें रेक्टेंगल में तो वो स्क्वायर में भी होता है, ठीक। और हमने कहा डायगोनल्स आर इक्वल, तो स्क्वायर में भी डायगोनल इक्वल होते हैं। हमने कहा डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, स्क्वायर में भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो आप क्या पा रहे हैं कि जो एक स्क्वायर है, स्क्वायर में रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज, इसलिए जो एक स्क्वायर है वो एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में कहा जाता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती हैं। इसलिए हम रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते, लेकिन स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो ये तो बात की मैंने रेक्टेंगल और स्क्वायर की। अब पैरेललोग्राम क्या है? बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है एक दूसरे को टच करेंगी। पैरेललोग्राम में क्या होता है? लगभग रेक्टेंगल जैसी प्रॉपर्टीज है। इसमें क्या होता है? अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। जैसे ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है कि इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगा। मतलब ये आगे कर दीजिए चाहे पीछे ले जाइए, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, उसको पैरेलल कहते हैं। जैसे रेलवे ट्रैक होता है, क्या होता है? पैरेलल होता है। अगर पैरेलल ना हो तो फिर ट्रेन कैसे चल सकती है उस पर? तो ये इसका मतलब पैरेलल होता है। तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ये वाला। इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। अब रेक्टेंगल में हमने कहा था कि उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ये इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। वो सॉरी, परपेंडिकुलर नहीं, मतलब सिर्फ बाइसेक्टर। तो पैरेललोग्राम में मैंने क्या बताया? अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल,
डायगोनल्स बाइसेक्टर हैं, है ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक। और बाकी अपोजिट एंगल्स तो मैंने आपको बताई दी, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ये है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के बाद में ट्रिपीजियम आता है। वो ट्रिपीजियम से पहले आप रोम्बस ले लीजिए। मान लीजिए रोम्बस है। रोम्बस क्या है? ऐसे एक्चुअल में है क्या, जो रेक्टेंगल है उसका रिलेशन पैरेललोग्राम के साथ होता है और स्क्वायर का रिलेशन किसके साथ होता है? रोम्बस के साथ। जैसे स्क्वायर है, आप थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दीजिए तो क्या होगा? वो तुरंत रोम्बस बन जाएगा। मतलब पैरेललोग्राम और स्क्वायर की बहुत सारी, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक दूसरे को टच करती हैं, ऐसे ही स्क्वायर और रोम्बस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक दूसरे को टच करती हैं। जैसे स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती हैं, रोम्बस में भी सारी साइड इक्वल होती हैं। बाकी और प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे ये इसके पैरेलल होती है, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, पैरेलल भी है, इक्वल भी है, इसमें तो सारी ही साइड इक्वल है, तो इक्वल तो ही, बाकी ये पैरेलल है, ठीक। इसमें अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये परपेंडिकुलर वाले, मतलब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल तो होता है, साथ में 90 डिग्री का एंगल होता है। आप देखिए कितनी प्रॉपर्टीज स्क्वायर की आपको मिली। स्क्वायर में भी डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, रोम्बस के भी डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। बस स्क्वायर में क्या होता है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इन सबके बीच में, आपको समझना पड़ेगा, है ना, कि काफी सारी प्रॉपर्टीज एक दूसरे, जैसे रोम्बस स्क्वायर में क्या होता है, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसमें क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज इसमें पैरेललोग्राम की आ जाती हैं, कुछ स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं और इस तरीके से बन जाता है रोम्बस। रोम्बस के बाद में एक आता है ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम क्या है? ट्रिपीजियम जो होता है उसका फिगर कुछ इस तरीके का होता है, ऐसे ऐसे बना सकते हैं, ऐसे। इसमें एक पेयर केवल पैरेलल होता है, अपोजिट साइड्स का एक पेयर पैरेलल होता है और अदर टू साइड्स जो होती हैं उनके लिए कुछ भी फिक्स नहीं होता, कैसे भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकती, नहीं भी है। अगर पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, पैरेलल नहीं है, मतलब देखा जाए तो एक पैरेललोग्राम भी ट्रिपीजियम ही है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में ट्रिपीजियम की प्रॉपर्टी आ जाएगी, बट ट्रिपीजियम में मैं कह रहा हूं कि उसका एक पेयर पैरेलल होना चाहिए और इसमें तो दोनों ही पेयर पैरेलल, लेकिन कंडीशन तो सिर्फ ये है ना कि एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, अदर टू साइड्स के लिए कुछ फिक्स ही नहीं है। जब फिक्स नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, पैरेललोग्राम भी एक ट्रिपीजियम में है, रेक्टेंगल भी एक ट्रिपीजियम है, स्क्वायर भी एक ट्रिपीजियम है। मतलब इस तरीके से आप देखें कि सारे के सारे जो कोऑर्डिनेटर्स आ रहे हैं सिर्फ काइट को छोड़कर सबके सब ट्रिपीजियम है, क्योंकि सब में ट्रिपीजियम की प्रॉपर्टी आ जाती है। ट्रिपीजियम की प्रॉपर्टी में मेन क्या है कि इसका एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, बाकी डायगोनल्स के लिए कुछ भी फिक्स नहीं है, अदर टू साइड्स के लिए कुछ भी फिक्स नहीं है। ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। और लास्ट में आता है काइट। काइट क्या होता है? इस तरीके से ये काइट है, यहां पर एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है। इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, एक डायगोनल बड़ा होगा, एक डायगोनल छोटा होगा। बस ये है कि जो छोटा वाला डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट हो जाता है, ठीक। ये काइट है, इसको काइट कहते हैं। ये ना तो ये स्क्वायर बन सकता है क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी को ये टच नहीं करता, ना ही ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को टच कर रहा है, ना ही ये पैरेललोग्राम है, ना ही ये जो है रोम्बस है, ना ही ये ट्रिपीजियम है, बहुत सारी, मतलब कुछ भी समझिए इसमें टच नहीं करता। ये एकदम अलग टाइप का एक कोऑर्डिनेटर है जिसको हम काइट कहते हैं। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई। वास्तव में ये जो 3.3 एक्सरसाइज है उसमें पैरेललोग्राम की बात की गई है। तो 3.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं जिसमें हम पैरेललोग्राम, मतलब टोटली पैरेललोग्राम के बारे में बात किया गया है। तो पैरेललोग्राम की बात कर लेते हैं। कुछ 2-3 क्वेश्चन मैंने यहां पर नोट किए हुए हैं, वो हम आपको बता देते हैं। जैसे एक हमने लिया है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? लिखा है कैन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी पैरेललोग्राम इफ एंगल डी है, एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू, इसको ठीक से लिख देते हैं, एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एक बात इन्होंने ये कही, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कहा गया इसमें कि ए बी इक्वल टू डी सी, इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। AD
ये 4 सेंटीमीटर है और बीसी 4.4 सेंटीमीटर है। और लास्ट में ये थर्ड पार्ट बताया गया कि जो एंगल ए है ये 70 डिग्री है और एंगल सी ये है 65 डिग्री, ऐसा बताया गया। अब आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है। अब आप जरा बना करके देखिए। एक क्वाड्रेटर हमने ऐसे बना दिया, नाम भी दे दिया इसका ABCD। अब इस क्वाड्रेटर है क्या, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, क्या है उसको भी क्लियर हो जाएगा। AB प्लस DC ये 180 डिग्री है। एंगल D और एंगल B मतलब इसका और इसका सम 180 है, तो इसका सम 180 हो सकता है पैरेललोग्राम में। जैसे एक जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी तो एक पैरेललोग्राम है, तो उसमें क्या होता है भाई, अपोजिट एंगल का सम तो 180 ही होता है ना, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90। तो एक ये पॉइंट ये कह सकता है, सिर्फ इतनी अगर बात होती तो हम कहते हैं कि हाँ ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है। लेकिन इसके आगे भी कुछ कहा गया कि ABDC ये 8 सेंटीमीटर, AB भी 8 सेंटीमीटर है और DC भी 8 सेंटीमीटर, यानी कि अपोजिट साइड यहां पर तो इक्वल हो गई। यानी कि इस पॉइंट से भी ये लग रहा है कि पैरेललोग्राम शायद होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़े, AD कितना है 4, ये 4 सेंटीमीटर है, ये हमने ले लिया। अब क्या बचा, BC 4.4 सेंटीमीटर, और इसी एक पॉइंट से हमने कह दिया कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। हम इसको आगे नहीं देखेंगे, क्या जरूरत है इसको देखने की, है ना, इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये पॉइंट आया हमने तुरंत कह दिया कि ये एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि एक क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि क्या ये पैरेललोग्राम है, क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है। तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। इसके आगे चेक करने की मैं समझता हूं कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं रह गई। ये 4 सेंटीमीटर है, दूसरी 4.4 सेंटीमीटर है। तो ये थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट से ही आपको ये क्लियर हो गया कि ये पैरेललोग्राम नहीं। अब बात आती है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया 3.3 एक्सरसाइज से। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इन द रेशियो 3:2। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि पैरेललोग्राम है, उसके जो एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है जस्ट अगल बगल के पड़ोसी एंगल। जैसे एक ऐसा एंगल जिसका एक साइड कॉमन हो, तो ये एंगल इसका एडजेसेंट एंगल हो सकता है। मतलब ये एडजेसेंट हो सकता है, ये और ये एडजेसेंट हो सकता है, ये और ये एडजेसेंट हो सकता है, ये और ये एडजेसेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप इसकी एंगल की बात करें तो ये अपोजिट एंगल है, मतलब इसको अपोजिट एंगल कहते हैं, और जस्ट अगल बगल के जो एंगल्स होते हैं उसको एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो एडजेसेंट एंगल है उसमें जो रेशियो गिवन है वो 3:2 का है। 3:2, या देखिए ये बड़ा एंगल दिख रहा है, छोटा, तो इसको 3 मतलब ये 3 है तो ये 2 है। अब यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रेशियो, फर्स्ट एंगल या टू एडजेसेंट एंगल्स आर, रेशियो के अकॉर्डिंग टू एडजेसेंट एंगल्स आर क्या है, 3x एंड 2x। हमने क्या किया, x साथ में लगा दिया, तो जो रेशियो है वो मतलब एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर एंगल हो जाएगा। मतलब एक आपका ये 3x है और दूसरा ये 2x है, ये बनेगा, क्योंकि 3:2 का रेशियो था। आप ध्यान दें, एक आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइंस अगर हैं और उनको एक थर्ड लाइन जिसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, वो जब इंटरसेक्ट करती है तो इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, को इंटीरियर एंगल। और अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम है, ये इसके पैरेलल होगी, अगर ये इसके पैरेलल है, इसको ट्रांसवर्सल मान लें, तो फिर इसका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर 180 है तो क्या लिखेंगे यहां पर, 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक। तो ये हो गया 5x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, 36 डिग्री। तो ये क्या है, x आया।
अब अगर ये x 36 तो ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा और ये 108 आ जाएगा। और इसमें क्या होता है, चूंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब अगर ये 108 डिग्री है तो ये भी 108 डिग्री आ जाएगा। ये 32 डिग्री है, 72 है, ये 72 डिग्री है, ये भी 72 हो जाएगा। आप देखिए चारों एंगल को प्लस करें तो 360 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है आपको। और एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कुछ फिगर्स बने हुए हैं, वो लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके 2 पार्ट मैंने लिए हुए हैं, वो आपको और बता देते हैं। उसके बाद फिलहाल ये 3.3 एक्सरसाइज फिनिश होगी। हम अगले लेक्चर में 3.4 एक्सरसाइज की बात करेंगे, जिसमें जो अदर क्वाड्रेटर्स की हमने बात की थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जैसे एक क्वेश्चन गिवन है, पैरेललोग्राम है, ऐसे नाम भी गया है SNUG, SNUG, ये है शायद फर्स्ट पार्ट है, 8th का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक। अब इसमें देखिए ये दिया गया 26, यहां पर 26 है, नीचे है 3y-1, इधर है 18, ये 18 है और ये 3x है। अब आपको पता है, लिख देंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या लिख देंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। इन पैरेललोग्राम opposite sides are equal, therefore क्या होगा, 3x equal to 18, then x equal to हो जाएगा 18 divided by 3 और हो जाएगा 6। अब इसमें यूनिट की तो बात की नहीं इन्होंने, तो कुछ भी हो सकता है यूनिट। और एंड क्या आएगा, 3y-1, 3y-1 किसके इक्वल आएगा, 26 के इक्वल। तो 3y इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो 27 बन जाएगा, तो y की इक्वल टू हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 3 और ये आ जाएगा 9। तो इस तरीके से y आपको 9 मिल गया। तो ये क्वेश्चन है 8.8 क्वेश्चन का, ये था फर्स्ट पार्ट। आइए सेकेंड पार्ट भी ले लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है आज का। 8th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखिए, उसमें क्या कहा गया, एक जो है पैरेललोग्राम यहां पर भी है, लेकिन उसमें डायगोनल्स के रिलेशन की बात की गई है। ऐसे है पैरेललोग्राम, ये एक डायगोनल है, दूसरा डायगोनल ये है। नेमिंग उसी तरीके से की गई जैसे पिछले क्वेश्चन में था। अब ये है 20 और y+7, यहां पर ये 20 है, ये y+7 है, और x+y है 16 है, ये x+y है और ये 16 है। अब यहां पर भी एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या है, डायगोनल्स, है ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये कंडीशन आएगी, ठीक। क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट, आपको लिख देंगे इन पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम ऐसे लिख देते हैं, इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो जब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि y+7 इक्वल टू 20 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 - 7 और ये 13 आ जाएगा। और x+y किसके इक्वल आएगा, 16 के इक्वल। तो x+y इक्वल टू जब आप 16 करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 16 - y, y को आप उधर कर दीजिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा 16 - y की वैल्यू 13 फाइंड कर चुके हैं, तो 13 करेंगे ये 3 आ जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर xy फाइंड कर लिया। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, इसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, उस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर यूज किया। तो इस तरीके से हमने 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता दिए हैं, और बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, हो जाएंगे। बहुत मुश्किल नहीं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन पैरेललोग्राम से रिलेटेड हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो 3.4 एक्सरसाइज के लिए होगा, जिसमें जो अदर पार्ट्स मैंने आपको बताए क्वाड्रेटर के, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।